जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक्चुअली आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी कि आपके जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम जो आप लोगों के स्टार्ट हो गए हैं, और जिसमें फ़िज़िक्स को लेकर आपकी जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम करने के लिए मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग सीरियसली तैयार कर लें इसको, तो आप इसमें आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो चूँकि रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाया किसी वजह से, तो ये मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब का, जिसकी हेल्प से आपकी थोड़ी सी तैयारी अच्छी हो सकती है। ठीक है। इस कंडीशन में आप लोगों को बेटा करना है क्या है कि क्लास के अंदर जो भी बच्चे हैं, मतलब हर तरह के बच्चे, थोड़ा सा अगर सिंसियरली इन वीडियोस को देख के समझने की कोशिश करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और ये सभी के लिए है। ठीक है। और इसमें आपको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से समझाऊँ। इन केस अगर कोई कमी रह जाती है तो उसमें आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम की बेटा शॉर्टेज है, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिटेल प्रिपरेशन तो नहीं करा सकता आप लोगों की। लेकिन हाँ, सारे बच्चों के लिए एक बैलेंस प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। तो पिछले आप अगर चैनल पे जाके मेरे पिछले यूनिट एंड मेजरमेंट के कुछ पिछले वीडियोस देखते हैं, तो उसमें आपको जो डायमेंशंस के 4 यूज़ हैं, उन चारों यूज़ के ऊपर एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है। एडिशनली मैं आपको आज इन वीडियोस में मैं आपको 2 एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो टोटल आपके 6 क्वेश्चन हो रहे हैं, आप 6 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है। अब आपके सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, मैं इस तरह का क्वेश्चन आपको बेटा करा चुका हूँ। ठीक है। कि इस तरह का क्वेश्चन क्या है वो आप देख लीजिएगा। पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन है आपका, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी इज़ गिवन बाई v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी आर द कॉन्स्टेंट। ठीक है। ए बी सी आपके कांस्टेंट हैं, तो आपको पता होगा बेटा वी आपका वेलोसिटी होता है और टी आपका टाइम होता है। ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, ए बी सी कांस्टेंट है, इनकी हमें डायमेंशंस बतानी है। ठीक है। अब थोड़ा सा रिकॉल करिए कि आपको जो क्लास में क्वेश्चंस कराए गए हैं, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में भी है मेरे पास, वो क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है। आपको अगर कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं आराम से। ठीक है। और बेटर है कमेंट आप अगर यूट्यूब पे करते हैं तो मैं अच्छा रेस्पॉन्स उस पर कर पाऊँगा। ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि इसको करना कैसे है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है। तो बिल्कुल आप उसको रिकॉल करिए कि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको क्या कराया है। मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्वेश्चन था पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है। इससे मिलते जुलते और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं डिफरेंट साइड बुक के अंदर। फिलहाल में ये क्वेश्चन जो आपके सामने है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ए बी और सी की हमें डायमेंशन बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले हम ए, अगर हम देखते हैं बेटा, ये हमारे पास जो फंक्शन है ए टी। ठीक है। ए टी को हमें किसके इक्वल रखना है, वी के इक्वल रखना है। जो डायमेंशन ए टी की होगी वही डायमेंशन हमारी किसकी होगी, वी की होगी। तो हम लिखते हैं बेटा, डायमेंशन ऑफ ए टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। ठीक है। सिंपल सी बात है कि ए टी किसके इक्वल होगा, वी के इक्वल होगा, और ये जो पूरा टर्म है आपका बी अपॉन टी प्लस सी, ये किसके इक्वल होगा, ये भी आपका वी के इक्वल होगा। ठीक है। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट उसमें इसकी डायमेंशन निकालनी है ए बी और सी की। ठीक है। तो अब अगर हम टी को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो टी अपॉन में आ जाएगा। तो हमारे पास बचता है डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी अपॉन टी। ठीक है। तो अब हम इसकी डायमेंशन लिखते हैं बेटा। वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन पता है हमें कि एल टी -1 होती है अपॉन टी टाइम है आपका। तो टाइम की डायमेंशन क्या होगी बेटा, आपकी टी होगी। टी नीचे +1 का है, ऊपर पहुंचेगा ये -1 का होगा, -1 ऑलरेडी है ऊपर। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका एल टी -2। ठीक है।
एडिशनली अगर मैं इसके साथ कोई क्वेश्चन जोड़ता हूँ या कोई और पेपर सेट कर रहा है क्वेश्चन जोड़ता है, तो आपको पता होगा LT-2 क्या होता है बेटा, आपका एक्सेलरेशन होता है। तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है किसी क्वेश्चन में, तो ए यहाँ किसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है, किसका रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, ए यहाँ पे प्ले कर रहा है, एक्सेलरेशन का रोल प्ले कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसकी जो डायमेंशन निकल कर आई है वही डायमेंशन हमारी एक्सेलरेशन की होती है, ठीक है। अब अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। अगले स्टेप पे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, हम एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन देख लें, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अगला है जो पार्ट है हमारे पास, इतना पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया जिससे हमने एक ही डायमेंशन फाइंड कर लिया। अगला पार्ट है हमारा B/T+C। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें भाई सिस्टमेटिकली देखा जाए तो हमें B की डायमेंशन निकालनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी हमारे लिए क्या है, पहले हम C की डायमेंशन निकालेंगे, देन उसके बाद हम B की डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है। तो C की डायमेंशन निकालना देख लिए हमारे लिए कितना आसान है कि C की डायमेंशन वही होगी जो कि T की डायमेंशन है। क्यों होगी? क्योंकि C और T आपस में प्लस हो रहे हैं। अगर ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती तो आपस में प्लस नहीं हो रही होती, तो यानी कि C की डायमेंशन वही होगी जो T की डायमेंशन है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T। और हमें पता है डायमेंशन T की डायमेंशन क्या है, वो T चूँकि टाइम है तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, T हो जाएगी डायरेक्टली। जो C की डायमेंशन होगी वो क्या होगी बेटा, T होगी, ठीक है। तो हम इसको समझ सकते हैं कि अगर C T अगर टाइम है तो C भी क्या होगा बेटा, आपका टाइम होगा, ठीक है। तो हमें कंफर्म हो गया कि C की डायमेंशन भी हमारी T है। क्लियर? अब चूंकि दोनों की डायमेंशन हमारी सेम है, तो इस केस में हम क्या करेंगे बेटा, कि दोनों में से किसी एक को हम चूज करेंगे। कि दोनों की डायमेंशन सेम है तो उसको सॉल्व करने का तरीका भी सिंपली इतना होगा कि हम सिर्फ इतना पार्ट अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर हमें B की डायमेंशन निकालनी है तो हम इस पूरे पार्ट को किसके इक्वल रखेंगे, हम V के इक्वल रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हमें लिखना है बेटा, पूरा हम टर्म उठा के लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ B/T+C। चूँकि इसमें देखिए दोनों की डायमेंशन सेम है तो हम दोनों में से एक को यूज़ करेंगे, डायमेंशन ऑफ V, क्योंकि ये वेलोसिटी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों में से एक ही टर्म लेंगे, तो हमारा ये हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ B/T, ठीक है। हम C को हटा रहे हैं क्योंकि C हमें पता है C की डायमेंशन भी वही है जो T की डायमेंशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ B/T ले रहे हैं, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। अब T का इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इधर रह जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V इंटू टी, चूँकि T का इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो इनकी डायमेंशन लिख देते हैं बेटा हम। तो ये इसकी V की डायमेंशन होती है LT-1, और ये हो जाएगा आपका T की डायमेंशन होती है T। तो +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली L बचेगा, जी कि L किसकी डायमेंशन होती है बेटा, आपकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ पे जो B रिप्रेजेंट कर रहा है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कर रहा है, T आपका टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो A है वो आपका वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने A, B और C तीनों को हमने डायमेंशन कैलकुलेट कर लिया है। ये आपकी डायमेंशन A की है, ये डायमेंशन आपकी बेटा B की है, और
सबसे लास्ट में ये डायमेंशन आपकी सी की है ना। किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है कि बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो इंडिविजुअली उसको बताया जा सकता है, इससे परेशान होने की बात नहीं है। कोई भी फंक्शन अगर समझ में ना आए, कोई बात समझ में ना आए, तो फ़ौरन स्क्रीनशॉट लेके आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, इस वीडियो में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को समझ लें। चूँकि ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा, इसमें जो लैंग्वेज है वो ग्रेविटेशन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो किसी भी टीचर के लिए ये आसान रहेगा, क्योंकि ये आपका हाफ ईयरली के सिलेबस का पार्ट है। ये दोनों चैप्टर हाफ ईयरली के सिलेबस के हैं, और हाफ ईयरली का सिलेबस जो है कम मार्क्स का बनाना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इन दोनों चैप्टर्स का अगर हम एक कॉमन क्वेश्चन चूज़ करते हैं तो वो कॉमन क्वेश्चन हमारा यही होगा। ठीक है, चलिए इसके सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है, ये आपके जो डायमेंशन के 4 यूज़ हैं उनमें से किस यूज़ को बिलोंग कर रहा है, इस चीज़ को हमें देखना है। ठीक है, तो देखें बेटा, ए प्लेनेट मूव अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट। ये आप लोगों को पता है कि कोई भी प्लेनेट जो है सर्कुलर, अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर ऑर्बिट में जो है रेवोल्यूशन करता है। इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिपेंड करता है किस किस पे डिपेंड करता है बेटा, रेडियस पे डिपेंड करता है ऑर्बिट की, और मास ऑफ द सन के मास पे डिपेंड करता है, एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पे डिपेंड करता है। तो हमें ये बताना है कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, इसे हमें प्रूफ करना है कि ये हमारी कंडीशन रहेगी। तो इसके लिए पता है आपको कि हमें इसमें डायमेंशन में से कौन सा डायमेंशन का हमें यूज़ करना है, तो उस यूज़ के एतबार से बेटा हम लोग काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमें इसे फाइनली प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे वो उसको हमें देखना है, यानी कि हमें इससे एक फार्मूला ड्राइव करना है। आपको लैंग्वेज मिला हुआ है, इस लैंग्वेज से बेटा एक फार्मूला ड्राइव किया जाना है। तो फार्मूला ड्राइव करना है, तो आप लोग रिकॉल करिए फार्मूला ड्राइव करना कैसे बताया गया है। तो सबसे पहले हमें बेटा किसके लिए फार्मूला बनाना है, टाइम पीरियड टी के लिए हमें फार्मूला बनाना है। तो टाइम पीरियड के लिए जब हम फार्मूला बनाएंगे, तो जिसके लिए फार्मूला बनाना होता है वो आपको पता है कि आपको हम कहाँ लगते हैं, उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम बेटा लिखते हैं टी, और साइन होगा हमारा बेटा प्रोपोर्शनल का फर्स्ट, है ना। ये किस किस पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले लिखा हुआ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। सपोज हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट मानते हैं बेटा स्मॉल आर, देन मास ऑफ द सन के मास पे डिपेंड करता है, इसको हम मानते हैं बेटा कैपिटल एम मानते हैं, एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसमें ये टर्म आपको दिया हुआ है जी। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अगला काम क्या करना है बेटा, इन पर जो हमारी राइट हैंड वाली क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मास ऑफ द सन एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इन पे हम पावर्स लगा दें किसी भी वेरिएबल की, ए बी सी सपोज हम लगा लेते हैं, और यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल साइन हटा के कांस्टेंट ले आते हैं। सपोज ये कांस्टेंट हमारा के है, ये हमारा आर की पावर ए, एम की पावर बी, और जी की पावर हमारी सी। सपोज ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए बेटा, सभी की डायमेंशंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। आर चूँकि रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, तो ये डिस्टेंस है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो एल होगी। मास मास की डायमेंशन एम होती है, और जी आपका क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए आगे के लिए भी, M-1 L3 और T-2, है ना। कहीं कहीं छोटा मोटा एक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या है, तो आपने जो न्यूटन फार्मूला है F=G M1 M2/r², किसी भी फार्मूला से, स्मॉल जी के फार्मूला से इससे आप यूज़ निकाल सकते हैं। तो कैपिटल G हो जाएगा बेटा F r² M1 × M2।
तो ये फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन तो बेटा पता ही होती है, mlt-2। ये तो ज़ुबान पे आ ही जाती है ना, ये mlt-2 लिखा हुआ है, ठीक है। एंड r डिस्टेंस है l, 2 हो रहा है, डायरेक्टली 2 अंदर लगा देते हैं। तो ये m की डायमेंशन m और दूसरे m की डायमेंशन m, तो ये हो जाएगा, चलिए हम अलग अलग लिखते हैं, m और उसकी डायमेंशन m, है ना। तो इससे ही आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो m ऊपर पहुंचेगा आपका, तो ये जाएगा m ऊपर पहुंचेगा -1, चूँकि m को पहले लिखते हैं, l एक 1 पावर ये है और 2 पावर ये है, तो l3 हो जाएगा और t की पावर -2। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमें इन सब की डायमेंशन लिखनी है बेटा। तो सबसे पहला काम हमारा यहीं से स्टार्ट होगा, तो हम लिखेंगे बेटा राइट द डायमेंशन, राइट द डायमेंशन ऑन बोथ द साइन। दोनों साइड डायमेंशंस लिखते हैं बेटा। तो यहाँ t की डायमेंशन t ही होती है, लेकिन चूंकि हमें पावर्स की कंपेयर करानी है तो हम m और l की भी टर्म बेटा लिख लेते हैं। तो अगर हम m की पावर 0 और l की पावर 0 लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कि आपका कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। r चूँकि लेंथ है, डायमेंशन l होती है, पावर हमने a कंसिडर किया हुआ है, m की जगह m ही रहेगा, डायमेंशन m होगी, मास ऑफ द सन, पावर b है इसका, तो b हो गया। एंड g क्या है आपका, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन अभी हमने ये निकाली हुई है बेटा, m-1 l3 और t-2, ठीक है। चूँकि हमें आगे चल के कंपेयर करना है, चूँकि फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कंपेयर्स करना ज़रूरी है, एक छोटे से आपके 2 वेरिएबल इक्वेशंस बनेंगे, ठीक है। m की पावर कितना है बेटा, b है, m का टर्म पहले लिख लें हम, m की पावर b लिख लेते हैं, कुछ स्टेप डायरेक्टली कर रहा हूँ। l की पावर यहाँ पे a है, और सॉरी यहाँ पे मैं c लिखना भूल गया हूँ, तो m की, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, माफ़ कीजिएगा। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक ही कर लें, l की पावर अंदर ले आते हैं हम a, बस एक लाइन थोड़ा सा और जाएगी, मैं उसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था जिससे कम टाइम हो जाए। m की पावर b है, अंदर ले आते हैं, इस c पावर का अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा m की पावर -c, l की पावर 3c और t की पावर -2c, ठीक है। अब जो बेस एक से हैं उनकी पावर्स को सम कर देते हैं, तो ये m की पावर 0, l की पावर 0 एंड t, कोई पावर नहीं है, 1 मान लेते हैं, यानी कि 1 पावर मान के लेते हैं, 1 पावर होती ही है, ठीक है। और ये देखें, पहले हम m का टर्म लिख लेते हैं, तो m पे हम देखें, यहाँ पे पावर कितना है, b है, यहाँ पे पावर क्या है, c है, तो m की पावर क्या हो जाएगा, b -c। l देख लेते हैं, l का टर्म आपके पास एक ये है और ये है, तो l की पावर a ये है +3c, ठीक है। एंड t की पावर हम देखते हैं तो -2c, ठीक है। हमने दोनों साइड में डायमेंशंस लिख लिए हैं, तो फाइनली हमारे पास, अगर हम कंपेयर करें पावर्स की, ऑन कंपेयरिंग द पावर, ऑन कंपेयरिंग द पावर, है ना, कंपेयरिंग पावर में हमें क्या करना है, जो राइट हैंड साइड में जो पावर्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी क्वांटिटी है उसके ऊपर हम पावर देख लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम कंपेयर करेंगे, तो हम देखें यहाँ m की पावर b-c है, तो यहाँ पे b-c है और यहाँ पे कितना है बेटा, 0, ऐसा हो गया। फिर हम अगला टर्म है a+3c, तो a+3c ये कितना है हमारे पास, इधर देखते हैं, तो l की पावर क्या है, 0 है, और यहाँ देखते हैं कि t की पावर यहाँ पे -2c है, तो यानी कि 2c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो एक्चुअली इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पर a, b और c की वैल्यू हमें पता करनी है, तो हम देखिए ये वाला काम मैं इधर कर देता हूँ जिससे एक ही पेज पर काम कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ अगर हम इसे देखें, हम 2 और माइनस को अगर इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो c की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस इधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये हो जाएगा -1/2,
ठीक है, चूँकि इधर मल्टीप्लिकेशन था इधर डिवाइड में आ गया, तो ये सी की वैल्यू हुई। अगर हम सी की वैल्यू अगर इस जगह रख देते हैं तो हमें बी की वैल्यू पता लग जाएगी। तो बी की वैल्यू जब हमारी निकलेगी बेटा, ठीक है, तो बी माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हम सी की वैल्यू लगा देते हैं, माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इधर आने के बाद b इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। तो हमने यहाँ पे इस तरह से देखा b और c दोनों की वैल्यू हमारे पास -1/2 निकली है। अब आप देख लें कि आपको यही c की वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देते हैं, इस जगह रख देते हैं, तो हमें a की वैल्यू निकल आएगी। तो हालांकि मैं काम बराबर से कर रहा हूँ, आप लोगों को इसको लाइन से ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास a+3c इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो a, चूँकि ये c की वैल्यू -½ है तो प्लस और माइनस ये माइनस हो जाएगा 3, और ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये 3/2 है, 3/2 को इधर भेजेंगे तो ये प्लस का 3/2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी 3/2। इस तरह से हमने देखा हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, ठीक है। ये तीनों वैल्यू उठा के हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में हमें पुट कर देना है। इसमें आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, और हालांकि ये बात अंडरस्टूड है, कहने की नहीं है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका काम आएगा, ठीक है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने किया नहीं होगा मुझे पता है, तो लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। और भी शेयर कर दें, है ना, अपने साथियों में। कुछ लोग तो हैं जो देख भी रहे होंगे लेकिन वो नहीं करेंगे, लेकिन मेरे सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना करें कोई बात नहीं है, अपना काम कर लें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कोई ना कोई तो कर ही देगा, मोटिवेशन मिलता है एक्चुअली इससे। हमारा इक्वेशन फर्स्ट था बेटा, मैं पेज ऊपर करूँगा, आप उसको देखिएगा, टी इज़ इक्वल टू के, ठीक है। सबसे पहले था हमारा आर, तो आर की पावर ए था, तो ए की वैल्यू बेटा कितनी निकली हमारे पास, 3/2 निकला है, तो हम इस पर 3/2 लगा देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा एम था, एम की पावर बी था, तो बी की वैल्यू हमारे पास -1/2 है, तो हम -1/2 कर देते हैं। एंड उसके बाद जी था हमारा, तो जी की वैल्यू क्या थी, सी, और सी की वैल्यू भी क्या निकली बेटा, -1/2 निकली है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझ लीजिएगा। तो ये हो जाएगा t इज़ इक्वल टू, हम जो माइनस की क्वांटिटीज़ हैं, है ना, माइनस पावर है, अगर हम इसको नीचे कर लेते हैं पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हो गया k, और ये हो गया हमारा r की पावर 3/2, और ये नीचे आ गया हमारा 1/2 प्लस का हो गया, और g नीचे आके ये हमारा प्लस का हो गया, ठीक। बस थोड़ा सा काम बाकी है, क्योंकि हमें जो कैपलर्स थर्ड लॉ है, आपको ये ध्यान होगा, यही क्वेश्चन हमारा, ये जो टर्म है हमारा t² इज प्रोपोर्शनल टू r³, ये कैपलर्स थर्ड लॉ है ना, ये यहाँ से कैपलर्स थर्ड लॉ प्रूव होता है। तो हमें डायमेंशनली देखना है कि ये सही है या कैपलर ने ऐसे ही बता दिया है, तो डायमेंशनली भी ये कंफर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 1/2 है, आपको पता होगा कि 1/2 को आप अंडर में लिख सकते हैं, लेकिन उससे कुछ काम नहीं बनने वाला है। तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये अपॉन 2 ये सब कट जाएगा ऑन स्क्वायरिंग, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, तो t² इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका k², ठीक है। और ये 2 आपका स्क्वायर करने से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा r³, एंड ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंगल एम बचेगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करने से, तो आपका ये जी की पावर 1 या अकेला जी बचेगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखें कि इसमें कांस्टेंट क्या क्या है। ये तो कांस्टेंट हमने इक्वेशन में लिया था कि, तो ये तो कांस्टेंट है, आप इसमें स्क्वायर करें या कुछ करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मास ऑफ द सन कांस्टेंट है, कोई भी नहीं बदल सकता, और ये आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, यानी कि अगर हम कांस्टेंट को हटाते हैं तो इक्वल टू की जगह क्या आ जाता है बेटा, प्रोपोर्शनल साइन आ जाता है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं t² इज़ प्रोपोर्शनल टू r³, और यही हमें प्रूफ करना था, है ना। तो इसमें जो k और m और g, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट हैं, ठीक है।
तो इस तरह से ये इतना काम करने के बाद में हम कह सकते हैं कि जो रिवोल्यूशन है, मतलब ये टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है, ये जो इसका रिवोल्यूशन टाइम का स्क्वायर है, वो ऑर्बिट की डिस्टेंस या ऑर्बिट की रेडियस के क्यूब की प्रोपोर्शनल होता है। यही आपका कैप्लर्स थर्ड लॉ है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिस तरह से मैंने आराम से, चूँकि रात का टाइम हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा लाउड बोल भी नहीं सक और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ लाउड, तो हो सकता है कि वॉइस की क्वालिटी में कुछ कमी हो। हालांकि टेक्निकली मैंने किसी भी तरह से पूरा अच्छे से करने की कोशिश की है। आई थिंक रिवीजन कराने की तो ज़रूरत नहीं होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, है ना, स्क्रीनशॉट लेने में या किसी और बात में, तो बता दीजिएगा। जैसे आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना है, आई थिंक क्वेश्चन सिंपल सा है, समझ गए होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ धीरे धीरे करके। यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक, और यहाँ ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया। मतलब लाइक और कमेंट तो होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, नेगेटिव भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई कमी रह गई हो, क्योंकि बहुत फंडामेंटल सोर्सेज से इसको बनाया जा रहा है, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। चलिए, जब तक के लिए गुड बाय। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि कोशिश क्या डेफिनेटली करूँगा, कल मैं दिन में ही मैं कुछ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको डालूँगा। हर चैप्टर की मैं अलग बना पाऊँगा। मैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो सॉर्ट कर रहा हूँ, सॉर्ट करके फिर मैं आपको समझा पा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस में से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आप इन क्वेश्चन के ज़रिए से वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा कर सकते हैं जो मतलब एक हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पीछे रह गए थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए, गुड बाय।